गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपके राजस्थान जीके की, जिसमें हम पूरा का पूरा राजस्थान कवर कर रहे हैं करंट के साथ में। आपका राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपकी ज्योग्राफी और इसके साथ साथ ही जो आपका पीछे का बजट, जैसे बजट में कोई भी घोषणा की गई है, कोई योजनाएं वगैरह है, उनमें संशोधन किया गया है, कुछ ऐड ऑन किया गया है, ये सब सारी चीजें आपके पीछे की जो सूजस है, सूजस 2023 की, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, जिनमें स्थानों का, किसी स्थल का जिक्र किया गया है, वो चीजें। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 2022 में 2022 2023 इन 2 सालों में जो जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए गए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है इस क्लास में। और साथ में उनके इर्द गिर्द बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हैं कवर किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसी आपकी, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, सेट सीईटी 2024 हो, पशु परिचारक भर्ती हो, आपके राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की हो, संगणक की हो, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की हो, यानी जो भी वैकेंसी आपके राजस्थान की है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास है, जिसमें हम पूरा का पूरा राजस्थान जीके है आपका कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है आपके राजस्थान ज्योग्राफी से। और राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व, हमें ऑप्शन दे से हमें बताना है कि कौन सा है वो राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। सरिस्का, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और मुकुंदरा। तो अगर हम बात करें तो चारों के चारों टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है। तो अब हमारे बात करें कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है, तो कितने हैं? 4 है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए हो जाएगा, कि ए बी सी और डी, तीन चारों के चारों राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। अब हम बात करेंगे कि इनमें कि राजस्थान का जो प्रथम टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वो है आपका रणथंभौर। टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर है ये। अब इनमें चारों की बात तो करेंगे हम, अब ये भी जानेंगे कि कब तो इनको है वो अभयारण्य का दर्जा दिया गया, वन्य जीव अभयारण्य का, कब इनको है वो नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें, जैसे टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान में 4 है, उसी प्रकार नेशनल पार्क है आपके, राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं? आपके 3 हैं। और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार की ये तीनों जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, और कौन कौन से, ये तो पूछा ही जाएगा। इनको कब है वो घोषित किया गया था नेशनल पार्क, वो पूछा जाएगा। फिर इनका क्रम पूछा जाता है, और क्रम भी 2 प्रकार से पूछा जाता है। दो कौन कौन से? एक तो इनकी, जैसे इनको घोषित किया गया था उस हिसाब से इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का क्रम पूछा जाता है। दूसरा कि इनका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के आधार पर भी इनका क्रम पूछा जाता है, कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या फिर छोटे से बड़े का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये भी हमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें दिया गया है कि जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है या रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, दोनों ही बात है। तो इसको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि इसको अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको दिया गया था 1954 में दर्जा दिया गया था। उसके बाद आई बात रिजर्व की, कि जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व का इसको दर्जा कब दिया गया था? तो टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको दिया गया था 1973 में। कब दिया गया? 1973 में। और अगर हम बात करें कि इसको आपके नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1980 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क है, जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि क्षेत्रफल का भी आपको क्वेश्चन क्रम का पूछा जाता है। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो है 282 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद चलते हैं हमें रामगढ़ विषधारी पर। रामगढ़ विषधारी, इसके अभयारण्य की बात करें तो सबसे पहले ये मैंने आपको कल भी बता दिया था कि ये आपके बूंदी जिले में है। किस में है? अगर आपसे जिला पूछ ले तो जिला ये कहाँ पे है? बूंदी में है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला? अभयारण्य का दर्जा कब मिला? तो ये इसको 1982 में घोषित किया गया था। फिर आपसे पूछ ले टाइगर रिजर्व का
इसको दर्जा कब दिया गया? तो 16 मई 2022 में दिया गया, 16 मई 2022 में दिया गया। इसका आपसे उपनाम भी पूछा जा सकता है, तो उपनाम पूछे तो इसे बताना है कि जो रणथंभौर है, रणथंभौर, रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर के बाघों बाघों का जच्चा घर, जच्चा घर इसका उपनाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें सरिस्का की, फिर अगली किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सरिस्का की। तो सरिस्का है ये राजस्थान का सेकंड टाइगर रिजर्व है। क्या है? ये राजस्थान का सेकंड टाइगर रिजर्व होता है। फर्स्ट रणथंभौर, सेकंड सरिस्का, थर्ड मुकुंदरा और फोर्थ है रामगढ़ विषधारी। इनका भी क्रम पूछे तो आप याद रख सकते हो। अब हम बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स की। इस साइड में आपको लिखवा देती हूँ मुकुंदरा हिल्स की। अगर हम मुकुंदरा की बात करें, मुकुंदरा की बात करें तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि इसको, ये जो है वो राज्य का थर्ड ही तो नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये राज्य का थर्ड ही क्या है? थर्ड ही टाइगर रिजर्व है। एक चीज तो आप ये याद करना। दूसरा ये याद करना कि इसको नेशनल पार्क है वो कब घोषित किया गया था? तो 9 जनवरी 2012 में घोषित किया गया था, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कि ये बाघ परियोजना है, यानी थर्ड बाघ परियोजना कब बनी थी? तो 2013 में बनी थी। कब बनी थी? 2013 में बनी थी। तो इससे अपन क्या याद करेंगे? सबसे पहला बात याद करेंगे रणथंभौर है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1954 में, टाइगर रिजर्व 1973 में और नेशनल पार्क 1980 में बना, ठीक है। फिर बात करेंगे कि जो सेकंड टाइगर रिजर्व है वो सरिस्का है, थर्ड मुकुंदरा है और फोर्थ रामगढ़ विषधारी है। चारों के बारे में अलग अलग देख लिया। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन क्या बताया था? मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। क्वेश्चन है वो हमने इसमें क्या बताया था। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जैसे अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्क का क्रम बताइए। नेशनल पार्क का राजस्थान में क्रम बताइए। आपको पता है कि 3 नेशनल पार्क है, ठीक है। क्रम आपसे पूछ ले तो सबसे पहले आपको बताना है रणथंभौर, रणथंभौर। उसके बाद में आपका आएगा केवलादेव, केवलादेव, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा मुकुंदरा, मुकुंदरा, ठीक है। रणथंभौर है, इसको आपका नेशनल पार्क बनाया गया था 1980 में, 1980 में। केवलादेव को बनाया गया था 1981 में और मुकुंदरा हिल्स को बनाया गया था 9 जनवरी 2012 में। अब आपको नेशनल पार्क का क्रम पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज होता है, सबसे पहले आएगा रणथंभौर, उसके बाद में आएगा मुकुंदरा, मुकुंदरा और उसके बाद में आपका आएगा केवलादेव, केवलादेव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको विशेष कर इसको अलग से बता रही हूँ। रणथंभौर का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको बताना है 282 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा का पूछे तो 199। इनका हमें क्षेत्रफल पता होगा तभी हम बता पाएंगे ना कि ये वो इसका क्रम है वो कौन सा है। और केवलादेव का कितना है? आपके 29 वर्ग किलोमीटर। ये आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें मुकुंदरा हिल से और भी अपन बात कर सकते हैं। इसका आपसे क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है? आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है, आप याद रखना, इसको दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य इसका पुराना नाम है। तो ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको एक साथ करवाई, और इसी प्रकार एक साथ करवाने से आपके क्वेश्चंस है वो कवर होंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको क्लास है वो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है वो प्रारंभ की है या फिर आरंभ की है? सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना, हरिदेव जोशी शहरी रोजगार योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता तो चल गया राइट आंसर का, कि राइट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है। वो राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार देने के लिए शुरू की है। अब हम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा अच्छे से कवर हो।
सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो योजना है वो आरंभ कब हुई, इसका शुभारंभ कब हुआ। ठीक है, तो ये आरंभ हुई थी 9 सितंबर 2022 को। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन बनेगा ना। तो कहाँ से शुरुआत हुई, खानिया बावड़ी से। खानिया बावड़ी, बावड़ी से इसकी शुरुआत हुई। और ये खाना बावड़ी है कहाँ पे, जयपुर में है, जो 9 सितंबर को 22 को अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर इससे पूछेगा कि इस योजना की है वो पात्रता क्या है। पात्रता क्या है, तो पात्रता इसकी यह है कि शहरी व्यक्ति होना चाहिए, शहरी व्यक्ति होना चाहिए। और उसकी जो आयु है वो 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। आयु उसके 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, उस क्वेश्चन की जितनी आपकी मैं व्याख्या करवा रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है आपकी व्याख्या में क्वेश्चन है जो आपके बनने लायक होते हैं। पात्रता पूछने के बाद हमें याद क्या करना है, हमें याद रखना है कि इसमें जो श्रम सामग्री है, श्रम सामग्री है वो कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी 75:25 का रहने वाली है। ठीक है, और इसमें अगर कलेक्टर चाहे तो 25:75 भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। रोजगार कितने दिन का मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है आपको 100 दिन का, 100 दिन का है वो रोजगार है, मिलेगा। और क्या याद करना है कि इसको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसको क्या बोलते हैं, IRGY अर्बन। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो इसमें याद रखना है, आरंभ 9 सितंबर 2022 को हुई थी। कहां से हुई थी, खानिया बावड़ी जयपुर से। अशोक गहलोत जी ने 9 सितंबर को शुरू किया था। पात्रता है शहरी व्यक्ति होना चाहिए, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग का होना चाहिए। श्रम सामग्री 75:125, रोजगार 100 डेज का। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका आधार क्या था, इसका आधार क्या था। और आधार सभी को पता है क्या था, मैनरेगा। अब मैनरेगा जब हमने देखा है तो हम देख लेते हैं कि मैनरेगा से कौन कौन से क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। मैनरेगा से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो मैनरेगा अधिनियम है, अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो ये अधिनियम लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2000 कितने 6 को। ठीक है, और ये अधिनियम दो दो कब का था, ये 2005 का था। ठीक है, लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 2006 को। फिर बात आपकी आएगी, ये जो हाँ अधिनियम आपसे पूछे तो कब का था, 2 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, फिर ये जो योजना है ये प्रारंभ कब हुई थी, योजना का प्रारंभ पूछ लेना। जैसे शुरू में ये 200 जिलों में लागू हुई थी, अपने केंद्र सरकार की योजना है ना। तो अधिनियम 2 अक्टूबर 2005, प्रारंभ हुई थी ये 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006। उसके बाद आपसे पूछेगा कि संपूर्ण भारत में कब लागू हुई थी, भारत में संपूर्ण भारत में कब लागू हुई, 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पहले इसका नाम था नरेगा, और फिर इसका नामकरण हुआ, पुनः नामकरण। आप याद रखना, पुण्य नामकरण हुआ। और ये पुण्य नामकरण है कब हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। बस ये 4 चीजें आपको याद रखनी है कि जो आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसका आधार क्या था, मैनरेगा था। मैनरेगा के बारे में आपको चीज रखनी है, मैनरेगा अधिनियम 2 अक्टूबर 2005 को। ये जो योजना है नरेगा लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 को, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को। और इसका पुण्य नामकरण जो नरेगा से क्या हुआ था, मैनरेगा बना था, वो बना था 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन हमारा अच्छे से कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर यानी सौर ऊर्जा पार्क भड़ला है वो अवस्थित है। भड़ला कहाँ अवस्थित है, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। ऑप्शन ए जोधपुर में है, बड़ला अवस्थित है। अब आपसे जब सौर ऊर्जा की बात आई है ना, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि राजस्थान की जो सौर ऊर्जा नीति है वो कब आई थी। राजस्थान की, राजस्थान है सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति है वो कब आई थी, तो वो आपको याद रखना है 18 दिसंबर
2019 को आई थी। इसके साथ साथ ही आपको याद रखना है राजस्थान पवन तथा हाइब्रिड ऊर्जा नीति। पवन तथा हाइब्रिड ऊर्जा नीति, ऊर्जा नीति ये कब आई थी? ये भी आपके 18 दिसंबर 2019 को आई थी। तो ये चीजें भी आप याद रखना। आपसे जब ये सौर ऊर्जा पार्क बड़ला पूछा है जो जोधपुर में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट पूछा जा सकता है जो कहाँ पे है? कोटा में। गलती से भी सूरतगढ़ मत कर देना। राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? कोटा है। अगर आपको पूछ ले राजस्थान का राजस्थान का फर्स्ट राजस्थान का फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो वो आपको करना है सूरतगढ़। तो वो आपको क्या करना है? सूरतगढ़, जो कि कहाँ है? गंगानगर में पड़ता है। गंगानगर में पड़ता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो कोटा में है, और राजस्थान का फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछ ले तो वो कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में है। इसी प्रकार से आपको अगर पूछ ले कि राजस्थान का जो पहला क्रिटिकल यूनिट वाला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो वो छबड़ा बारा में है। ठीक है, इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर अब की बात करें तो राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में, राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में है वो कौन से? फर्स्ट स्थान पर आ गया है, फर्स्ट स्थान पर आ गया है। और ये जो नीति लाई गई है ना, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को लाई गई थी। इसके तहत है वो 30 गीगावाट यानी आपके 30,000 मेगावाट उत्पादन का है जो लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य है वो रखा गया है। तो ये चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है वो नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। जो हल्दी घाटी है वो आपका विश्व धरोहर स्थल नहीं है। गागरोन का किला है, जयपुर का परकोटा शहर है, कुंभलगढ़ है। क्वेश्चन बनने वाला क्या है कि राजस्थान में विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित कितने स्थान है? 8 स्थान है। कितने स्थान है? 8 स्थान है। और इन 8 स्थानों में बात करें तो आपके जो 6 तो दुर्गों को शामिल किया गया है। 6 तो दुर्गों को शामिल किया गया, और 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। वो कब किया गया था? वो किया गया था आपको जून 2013 में, जून 2013 में। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 2 दुर्ग तो इसी क्वेश्चन में दिख रहे हैं, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो मैं एक साथ आपको लिखवा देती हूँ 6 दुर्ग कौन कौन से है। पहला गागरोन का किला, गागरोन का किला। दूसरा आमेर का किला। इसमें दूसरा तीसरा ये मतलब नहीं है कि पहले गागरोन को किया था आमेर को, इनको एक साथ कोई किया था 6 दुर्गों को। आमेर का किला। एक है जैसलमेर, जैसलमेर का किला। ठीक है, एक ही आपको दिए रखा है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, एक ही फिर इसमें कौन सा रह गया? कुंभलगढ़ के बाद में रह गया आपका रणथंभौर, रणथंभौर का किला। और एक जो आपका रह गया वो कौन सा रह गया? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला। तो ये 6 किले हैं, इसमें 6 दुर्गों को जून 2013 में है शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर का परकोटा शहर है, इसको कब शामिल किया गया था, तो इसको किया था 2019 में। इसको भी कब किया गया था? 2019 में। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। राजस्थान के 6 किलों को किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखना जून 2013 में। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो गागरोन का किला हो गया, आमेर का किला, जैसलमेर का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का और चित्तौड़गढ़ का। तो ये चीज, जोधपुर का किला इसमें नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। जोधपुर इसमें शामिल नहीं होता है, बार बार वही आपके ऑप्शन में दिया जाता है। आपको सिर्फ 6 ये याद रखनी है और डेट याद रखनी है, जून 2013। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? 9, 5, 2 और 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, 9 गांठें हैं उसमें होती है। अब एक तो बात ये आ जाता है कि कई बार ये पूछा जाता है कि हाली द्वारा हल जोतते टाइम जो गोगा रखड़ी बांधी जाती है वो किसको बांधी जाती है, किस को बांधी जाती है? तो आप याद रखना, हल व हाली दोनों, अपने देसी लैंग्वेज में ना हाली बोलते हैं इसको, हल व हाली दोनों को बांधी जाती है। हल यानी जो जिससे जोतते हैं, हाली यानी किसान, किसान, इन दोनों को बांधी जाती, क्यों बांधी जाती है? कि अच्छी फसल की कामना से, कि हमारे अच्छी फसल हो, तो अच्छी फसल की कामना से, कामना से बांधी जाती है, बांधी जाती है। और इसमें 9 गांठें होती है, कितनी? 9 गांठें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। अब जो गोगा रखड़ी है तो यानी ये गोगा जी से संबंधित है, तो अगर गोगा जी से संबंधित है तो आपसे पूछा जाए गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी के बारे में आप 3-4 चीजें हैं वो याद रखना। एक तो कि गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के जो आपकी नौहर तहसील है, नौहर तहसील के कहाँ पे है? गोगा मेडी में पड़ता है, गोगा मेडी में, ठीक है, वहां पे पड़ता है ये। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि गोगा जी की दो आती है, एक तो धुर मेडी आती है, एक शीर्ष मेडी आती है, शीर्ष मेडी। तो शीर्ष मेडी बोलते हैं जहां गोगा जी का सिर था यानी सर था, ठीक है, और जहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो जन्म हुआ था ददरेवा, ददरेवा जो कि चुरू में पड़ता है, चुरू में पड़ता है, ठीक है। और जहां इनकी समाधि है उसे बोलते हैं धुरमेड़ी, वहां इनको क्या, उनको क्या बोलते हैं? धुरमेड़ी, जो कि कहां पे है? गोगामेडी में है, गोगामेडी। और गोगामेडी मैंने अभी बताया ना, ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में पड़ती है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ था? यहाँ पे इनका समाधि स्थल है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगामेडी में जो समाधि स्थल है यानी इनका जो मंदिर है, वैसे तो मंदिर है, लेकिन ये जो मंदिर है ये मकबरे नुमा बनाया गया है, मकबरे नुमा बनाया गया है, जो कि काफी आकर्षित करने वाला है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बनाया बनता है कि इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? निर्माण है वो किसने किया था? तो निर्माण जो महाराजा गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह, गंगा सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण है वो किया था, करवाया था उन्होंने। और इसमें एक ये भी आता है कि जो इनकी यहाँ पे जो एक बिस्मिल्लाह अंकित किया गया है, इनकी जो ये मंदिर है मकबरे नुमा, इस पर, ठीक है, तो गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है, निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। कहाँ बना हुआ है? गोगामेडी में, जो कि नौहर तहसील में हनुमानगढ़ में पड़ती है, आपके जिले हनुमानगढ़ में पड़ती है। तो ये याद रखना, जो हाली द्वारा हल जोतते समय जो रखड़ी बांधी जाती है, गोगा रखड़ी, वो अच्छी फसल की कामना से बांधी जाती है, और ये आपके हल व हाली दोनों को बांधी जाती है। ये चीजें भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया भरतपुर के शासक को, धौलपुर के शासक को, अलवर के शासक को और एक करौली के शासक को। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको याद हो तो मैंने पिछले 3-4 क्लासों में से एक क्लास में क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। अब मैं बताऊं, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, नाम नहीं दिया गया, सिर्फ राज्य का नाम दिया गया, यानी शासक पूछा गया कि भरतपुर का शासक, धौलपुर का, अलवर का, करौली का। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन आया गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम। और मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, 15 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था उसमें चेंज किया था, उसमें शासक का नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था, शासक का नाम है वो ऑप्शन में दिया गया था। उसमें पूछा गया था कि जो राजस्थान का एकीकरण का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ था। और वो उसमें राज प्रमुख किस की नियुक्ति किसको की गई थी? वो क्वेश्चन आपके आया था एआरओ एग्जाम में, एआरओ एग्जाम, जो कि आपका 29 अगस्त 2022 को हुआ था। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उन एग्जाम की आपको व्याख्या है वो पूरे से अच्छे से देखनी चाहिए।
ठीक है, अच्छे से देखने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की और हम और किसी के पेपर को नहीं देखे, उसी टाइम आपके महीने 2 महीने आगे पीछे जो एग्जाम हो रही है उनकी व्याख्या में अच्छे से देखने चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अच्छे से आता था, जिसने देखा था, तो उसका इसमें फायदा हुआ है। मैंने ये आपको समझाने के लिए यही चीज बोली गई है कि आपको इनका सॉल्यूशन है, आपको हर एग्जाम का देखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की बात करें तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो गया, ऑप्शन है बी हो जाएगा। और बी में धौलपुर के शासक, और धौलपुर के शासक कौन थे, उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह, उदयभान सिंह के थे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मत्स्य संघ है उसके जो राज प्रमुख तो उदयभान सिंह हो गए, राज प्रमुख कौन हो गए, उदयभान सिंह हो गए। लेकिन आपसे उद्घाटनकर्ता पूछा जा सकता है, उद्घाटन करता, और उद्घाटनकर्ता कौन थे, एनवी गोडगिल थे, गोडगिल थे। अब आपसे उद्घाटनकर्ता पूछ लिया तो प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है, जो कौन थे, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत थे। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे, तो 4 रियासतें प्लस एक है वो ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था, नीमराना था, नीमराना था। और जो आपकी रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, धौलपुर। अगर आपसे पूछ ले कि राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी है वो कौन सी थी, अलवर थी। लेकिन राज प्रमुख है वो धौलपुर के शासक बने थे उदयभान सिंह, ठीक है। और अगर इसका उद्घाटन है वो भी अलवर के किले में हुआ था। तो ये चीजें आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व परिवर्तित कर दिया गया, यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। एक चीज आपने देखी, ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार करवा दिया है। 3 बार करवाने का एक फायदा ये हुआ कि आपको पता चला कि किस किस एग्जाम में आता है, और जब ये एग्जाम एक साथ होते हैं तो ये क्वेश्चंस है वो रिपीट काफी सारे होते हैं। इसीलिए मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप जो पीछे के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका रिविजन है जरूर करो, पहली बात। दूसरी, अभी मैंने पिछले जस्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब आपके एग्जाम से 2-3 महीने या 1 महीने पहले कोई भी एग्जाम होता है, तो उन एग्जाम की जितनी भी शिफ्ट होती है उन सब की आप व्याख्या जरूर देखा करो। व्याख्या देखने से क्या फायदा होता है, आपका करंट का पता चलता है कि कितने महीने का करंट हमारे आ रहा है। ठीक है, उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि ये जो आपके 16 मई 2022 को घोषित हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, तो आपको ये आना चाहिए। दूसरा अपना और क्या क्वेश्चन है, दूसरा अपना क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता हो जाएगा कि अगर आप व्याख्या करोगे तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के और कौन कौन से बन सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन बन रही है तो आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं अपन कि ये जो है वो किस जिले में पड़ता है, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और कोटा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है सी, बूंदी हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने काफी पढ़ भी लिया है कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये जिले बूंदी में पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। दूसरा हमने इसके बारे में और क्या देखा था, दूसरा हमने देखा था कि इसको अगर आपसे पूछ ले कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा है वो कब दिया गया था, वो दिया गया था 1982 में। टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो दिया गया था 16 मई, 16 मई 2022 को। इसका उपनाम है कि इसको राजस्थान में जो रणथंभौर अभ्यारण्य है उसके बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जयपुर, जैसलमेर, जालोर और जोधपुर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन भद्रसूरी ग्रंथ है, भंडार है, ग्रंथ भंडार वो जैसलमेर में स्थित है। आगे बढ़े, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, सिंहासन, पिछवाई, फड़ और घोड़ा। अगर ऐसे याद नहीं हो तो मैं, नाथ द्वारा चित्रशैली, और नाथ द्वारा चित्रशैली है वो किसके लिए, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब बात आ गई कि पिछवाई होती क्या है, तो पिछवाई जो कृष्ण चरित्र है, कृष्ण
चरित्र है, इनकी चित्रकारी की जाती है पर्दे पर। चित्रकारी की जाती है पर्दे पर, पर्दे, पर्दे पर, यानी कि कपड़े पर। कपड़े पर तो उसको क्या बोलते हैं, उसे पिछवाइया बोलते हैं। अब जब बात ही आ गई है नाथ द्वारा चित्रशैली की, तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो नाथ द्वारा चित्रशैली है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है ना, तो प्रारंभ हुई थी किसके शासनकाल में, महाराणा, महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। और इन्हीं के काल में प्रारंभ हुई थी, और इनका ही काल है वो क्या रहा था, स्वर्ण काल रहा था, स्वर्ण काले रहा था। तो अब प्रारंभ किसके काल में हुई थी, महाराणा राज सिंह के स्वर्ण काल भी रहा महाराणा राज सिंह। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इस जो शैली है इस पे प्रभाव कौन सी शैलियों का रहा है। तो आप याद रखना, जो व्रज और उदयपुर शैली है, उदयपुर शैली है, इन दोनों का प्रभाव रहा है नाथ द्वारा शैली पर। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाथ द्वारा शैली है वो प्रभावित किससे हुई है, प्रभावित है वो किससे हुई है, तो ये याद रखना है, ये जो वल्लभ संप्रदाय है इससे भी प्रभावित हुई है, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हुई है, यानी पुष्टि मार्ग से। ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो इनमें जो चित्रकार है वो पूछे जाते हैं, इनमें चित्रकार पूछे जाते हैं। और चित्रकार में भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे इनमें रामचंद्र है, घासीराम है, नारायण है, ये चंपालाल है, ये तो होते ही होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है महिला चित्रकार का। इससे क्वेश्चन कई बार आता है। चित्रकार में महिला चित्रकार तो दो रही हैं, एक तो कमला और एक है इलायची, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है उसकी महिला चित्रकार कौन थे, कमला और इलायची। ठीक है। और इससे क्या पूछा जा सकता है, इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है। विशेषताएं क्या है, तो इसमें जो है केले यानी कदली, केले यानी कदली वृक्ष की प्रधानता थी इसमें। और इसमें और पूछा जाए तो जैसे आंखों का अलसायापन दिखाया गया, नथ का मोती है वो नाथ द्वारा शैली की वो आपकी विशेषता है। साथ में पीले और हरे रंग की प्रधानता है, इस प्रकार से यहाँ पे बता सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है कि जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ स्थित है, वो बीकानेर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में स्थित है। काजरी और आफरी स्थित आपके जोधपुर में, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पे है, बीकानेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। तो ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना। अभी तक चैनल पर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।